गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियन बिजनेस। तो ये आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका ने इंडिया को बोला है कि 6 इंडियन बिजनेस या फिर जिनको हम गौर भी कहते हैं उनको री इंट्रोड्यूस किया जाए श्रीलंका में आफ्टर 3 सेंचुरीज़। तो हम पहले तो देखते हैं कि इंडियन बिजनेस होते क्या हैं। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइंस हैं। आपके फॉरेस्ट हिल्स जो आपके ग्रासी एरियाज है साउथ से साउथ ईस्ट एशिया का, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है ये बैल जैसे होते हैं दिखने में, ठीक है। 13,000 से 30,000 गौर हैं टोटल वर्ल्ड में, और 85% ऑफ जो पॉपुलेशन है बिसन्स की वो इंडिया में ही है, ठीक है। और बर्मा और थाईलैंड में भी ये पाए जाते हैं। तो वेयनाड, नागरहोल, मुदुमलाई, बांदीपुर जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। तो गौर जो है वो स्टेट एनिमल ऑफ गोवा और बिहार भी है। इनको शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन मिली हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है IUCN के रेड लिस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये री इंट्रोडक्शन की जो डिप्लोमेसी हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी। मतलब कि आप समझ लो जो बॉर्डर शेयर करती हैं कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़, जब वो किसी भी स्पीशीज़ की ट्रांसलोकेशन या री इंट्रोडक्शन कराने के लिए कोऑपरेट करेंगी, उसको हम जूलॉजिकल डिप्लोमेसी कहते हैं या वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी कहते हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स अमेरिका में भी हुआ था अभी रिसेंटली, जैसे इंडिया ने नामीबिया से चीता ट्रांसलोकेट कराए हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी किया है ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ का, इसराइल, साउथ अफ्रीका, ये सब जो है आपस में ये वाइल्ड लाइफ या फिर जूलॉजिकल डिप्लोमेसी करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया जाता है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के रूरल एरियाज़ में, उसके लिए इसको दिन को मनाया जाता है। इस साल का थीम है रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। 1995 में जब फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई बीजिंग में, तब ये मुद्दा उठाया गया और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का। तब UN ने सजेस्ट किया कि 15 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट करेंगे, और इसमें रूरल वुमेन की जो एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन और फूड सेफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। तो 18 दिसंबर 2007 को ये डिसाइड किया गया कि UN ने कि अक्टूबर 15 जो है वो अब से इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन वर्ल्ड वाइड मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाषा केंद्र। आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो लैंग्वेज सेंटर्स बनाएंगे, जिसके अंदर जो ये लैंग्वेज सेंटर जो होंगे, स्टडी मटेरियल और कोर्सेज जो होंगे वो 22 लैंग्वेजेस में जो है उनको ट्रांसलेट करेंगे या उनको प्रिपेयर करेंगे। तो इनको हम नाम रखा गया भाषा केंद्र, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इनिशिएटिव, उसके अंदर ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और पहले तो ये आपके स्मॉल बुकलेट्स बनाएंगे 100 से 200 पेजेस की, जिसमें ऑफकोर्स आपके रीडिंग मटेरियल जो है डेजिग्नेटेड लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा, और ये सेंटर्स जो है इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। फिर सेकेंडली, ये जो डेजिग्नेटेड इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको मॉडर्न साइंस और सोशल मॉडल्स के साथ भी अनरिच करेंगे, है ना, ताकि जो है ऐसा ना हो कि जो हमारी अगर हम किसी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र उसको जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो उसका जो कोर है, उसकी कोर सेंस जो है वो ट्रांसलेशन में चली जाए। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी इन 22 भाषाओं में जो है कोर्सेज तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक टर्म है जो भी रिसेंटली पॉपुलैरिटी गेन की है, जिसने जब शी जिनपिंग जो है उसके चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना में क्यों आई है? क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अपनी आइडियोलॉजी को बियॉन्ड चाइना फैलाना चाहती है, और वेस्टर्न हेजिमनी जो है, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को जो है एक काउंटर देना चाहती है। बेसिकली एक अनऑफिशियल टर्म है। आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं वो एकदम से बहुत एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल स्टाइल में आ चुके हैं, अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें उनको। तो 2015 में एक चाइनीज़ एक्शन फिल्म आई थी वुल्फ वॉरियर नाम से, और उसका सीक्वल भी आया था। तो उसी के ही इंस्पिरेशन से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्द भी बनाया गया है। तो क्यों वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कर रहा है चाइना? क्योंकि शायद जो शी जिनपिंग है उनकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ हैं, उनका वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है। फिर US चाइना के रिलेशंस भी डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो US को काउंटर करना चाइना के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर कोरोना वायरस के टाइम पर उनके ऊपर बहुत सी एक्विजिशंस लगी हैं, तो उसको भी हेड ऑन जो है चाइना को वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए काउंटर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिश प्रोडक्शन इकोनॉमी। आपके एग्रीकल्चर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज़ ने बोला है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन ऑफ इंडिया एमर्ज हो चुका है आफ्टर चाइना। और
एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये देखने को मिला है कि पहले हमारी जो फिशरीज़ होती थी वो मरीन डोमिनेटेड होती थी, लेकिन अब इनलैंड मतलब आपकी जो रिवर्स में जो फ़िश होती हैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। लगभग 70% जो है वो अब प्रोडक्शन इनलैंड फिशरी से होती है। ये आपको फैक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है। आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी कि नहीं, सी बहुत बड़ा है, ओशन बहुत बड़ा है, तो ऑफकोर्स इंडिया वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस करता होगा फ़िश, लेकिन इनलैंड फिशरीज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है। तो इसी के लिए एक आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी गवर्नमेंट ने निकाली है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ का है, उन्होंने वो स्कीम को चला रहे हैं ताकि कंट्री में ब्लू रेवोल्यूशन आया जा सके। इस स्कीम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कुछ लोगों को जो है बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम भी है और नॉन बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम भी है। ठीक है, मतलब फार्मर्स को हेल्प किया जाता है, और कई बार क्या होता है फार्मर्स को हेल्प नहीं किया जाता, उसकी बजाय बड़े बड़े क्लस्टर्स बनाए जाते हैं जो कि नॉन बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम होगी, जहाँ पर फिशरीज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉक्टर दिलीप महालानबिस। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम आपने बहुत ही कम सुना होगा इस नाम को, डॉक्टर दिलीप महालानबिस जी, और वो रिसेंटली कोलकाता के हॉस्पिटल में जो है उनका डिपार्चर हो गया, तो डिमाइज़ हो गया। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वर्ल्ड में बहुत फेमस है, आपको पता है कि डिहाइड्रेशन की एक बहुत इफेक्टिव सिंपल रेमेडी है, तो उसको बनाने वाले ये डॉक्टर दिलीप महालानबिस थे। लेकिन आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतनी हेजमनी है कि ना इनको इसके लिए कोई नोबेल प्राइज़ मिला और ना ही इनको इंडिया में भी कोई उनको पद्मश्री या कोई भी प्राइज़ नहीं दिया गया, जबकि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक ऐसी रेमेडी है जिससे हमने कितने बच्चे या कितने भी लोग जो हैं डिहाइड्रेशन से की वजह से मरने से बच जाते हैं। ठीक है, सो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ना तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ना WHO ने, ना ही किसी भी नोबेल कमेटी ने भी इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। इनको ऑफ कोर्स एक पॉलिन प्राइज़ ज़रूर मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर भी इनको ग्लोबल लेवल पर जो वो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो एक्चुअली जब ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पर रिफ्यूजी कैंप्स में काम कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन होता है उससे बॉडी में वाटर की एब्जॉर्प्शन बड़े लंबे टाइम तक रह जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। तो वो WHO के साथ काम कर रहे थे अफगानिस्तान, इजिप्ट और यमन में, तब भी उन्होंने जो है ORS का बहुत यूज़ किया, खासकर मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेज़ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमीशन। ये आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-3.5 महीनों की में अगर हम देखें तो कंज्यूमर कमीशन जो है कंट्री वाइड, उन्होंने 68,000 से ज़्यादा केसेस को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। लगभग अब सिर्फ 11% पेंडेंसी ऑफ केसेस रह गया है कंज्यूमर रिलेटेड केसेस जो है उसमें। तो ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमीशन जो है एक क्वाजी जुडिशियल कमीशन है। 1988 में इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। हेड ऑफिस ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में है और सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको जो है हेड करते हैं। जो सेक्शन 21 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें कहा गया है कि 1 करोड़ से ऊपर के जो केसेस होंगे, वैल्यू के केसेस होंगे, उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो NCDRC के पास आएगी, और इनके जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उसके अगेंस्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 30 दिन के अंदर की जा सकती है। तो हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ कोर्स ये ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है जिसमें कि कोई गुड या सर्विस या इवन मिसलीडिंग अगर एडवर्टीजमेंट दी है किसी सेलर ने, तो बायर के पास ये राइट्स है, कंज्यूमर के पास राइट है, वो उनको अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, सो अब जैसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डेंजरस, हजार्डस या अनसेफ हैं, उसके अंदर भी एक्शन जो है वो उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ऑफ बीट से टॉपिक जो है प्रीलिम्स में बहुत आते हैं। तो सिक्योर हिमालयाज प्रोजेक्ट, तो आप याद रखना ऐसे ऑफ बीट टॉपिक्स बहुत प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, रादर स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी यूनियन गवर्नमेंट सिंस 2017। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो हिमालय के अंदर स्नो लेपर्ड हैं उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जा रहा है। तो इसको फंड कौन कर रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और मोटिव तो ये है कि स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन करनी है। 2017 से प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसके लिए ऑफ कोर्स आपको लोगों की भी हैबिटेट को भी कंजर्व करना पड़ेगा, सस्टेनेबल कम्युनिटी लाइवलीहुड्स लेके आने पड़ेंगे। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, एवेल्युएशन की जा रही है, नॉलेज मैनेजमेंट की जाती है इसके अंदर की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ में, और देखा जा रहा है कि कैसे ये प्रोजेक्ट जो है इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। तो कुछ एरियाज़ जहाँ पर इनको प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और अब हम देखते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एक मल्टीलैटरल फाइनेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग दी जाती है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है
से रिलेटेड को प्रिजर्व करने से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स बना सकें। सबसे पहले इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सेटअप किया गया था 1991 में, लेकिन जब 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ तो GEF को वर्ल्ड बैंक से मूव करके एक सेपरेट ही इंस्टीट्यूशन, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। लेकिन फिर भी वर्ल्ड बैंक जो है वो इसका ट्रस्टी जो है, एज अ ट्रस्टी इसका काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स ऑफ कोर्स वाशिंगटन DC में लोकेटेड है। कौन कौन सी एरियाज़ में काम करता है? बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, जो ये मेंशन किए गए हैं एरियाज़। अगर इसमें कोई डेवलपिंग कंट्री प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो उसको फंडिंग GEF से मिल सकती है। ठीक है, तो GEF जो है वो फंडिंग मैकेनिज्म फॉर ये बहुत सारी आपकी जो ट्रीटीज़ हैं या आपके कन्वेंशंस हैं उनके लिए भी एक फंडिंग मैकेनिज्म का काम करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स में भी वो फाइनेंशियल फंडिंग का काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉक मीट। ये आपका टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मीट और सी फूड रिटेलर लिशियस, एक कंपनी आपने सुना होगा नाम, तो उन्होंने चिकन का मॉक चिकन बनाया है, मॉक मटन भी बनाया है। और ये होगा क्या, ये एक्चुअल में चिकन या मटन नहीं होगा बट कि प्लांट बेस्ड मीट होगा। प्लांट के का यूज़ करते हुए, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हुए मिमिक किया गया है मीट को, ताकि जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर खासकर उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन हैं और वो वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, तो उनके ट्रांजिशन के लिए उनको ऐसा ना हो कि उनको मीट के का जो टेस्ट है उनका वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन वो ऑफकोर्स धीरे धीरे मूव हो सकें वेजिटेरियनिज्म के लिए। तो उनको उनकी टीम्स को केटर करने के लिए प्लांट बेस्ड मीट बनाया गया है। तो आपको पता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी वही प्रोटीन्स और फैट्स, मिनरल्स, वाटर वगैरह होते हैं जो आपके मीट में होते हैं। तो इसलिए उनको बायोमिमिक किया जा सकता है, और जो मीट, सी फूड, एग्स या फिर इवन मिल्क भी आपको पता है ना कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से बन सकता है। जैसे आपको पता ही होगा कि आमंड मिल्क बन जाता है, ओट्स से मिल्क बन जाता है, सोयाबीन से मिल्क बन जाता है, कोकोनट से भी बन जाता है, इवन राइस से भी हम मिल्क बना सकते हैं। तो जो लोग वीगन हैं, जो एनिमल से कोई भी प्रोडक्ट डिराइव किया हुआ नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो प्लांट बेस्ड ये डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही मीट भी है। एनिमल मीट में भी वही जो है आपके न्यूट्रिशन होता है जो आपके प्लांट्स में होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जो आपकी मीट होता है उसका जो मसल टिश्यू होता है उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का इन टिश्यूज़ में, मसल्स में, जिसको हम जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में हम मिमिक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब आप देखोगे तो प्लांट बेस्ड मटन, समोसा, कबाब या कीमा बनाना फिर भी आसान है, लेकिन होल कट ऑफ एनिमल मीट का मिमिक करना एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में वो मुश्किल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इंडिया में पहला ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 जो है वो पाया है। तो ये आपके ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है जो चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तो ये आपके US, UK, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक सब वेरिएंट है और BA5 का। तो BF7 जो है वो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है, इवन चाहे आपने वैक्सीनेशन ली भी हो तो भी आपकी इम्यूनिटी को इवेड कर देगा ये। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर टू अदर वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन ही हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Indian bisons. So this topic is important for your environment section. So Sri Lanka has recently asked India to translocate 6 Indian bisons or gores so that they can reintroduce them into the island country after 3 centuries. So what is Indian bisons? So it is one of the largest extant bovines, and they are found in forested hills and grassy areas of South to Southeast Asia. There are about 13,000 to 30,000 gores in the world, and 85% of them live in India. And they are also found in Burma and Thailand. And in India, the Western Ghats in southern India constitute one of the most extensive extent strongholds of gore, in particular the Wayanad, Nagarhole, Mudumalai, Bandipur complex. It is also the state animal of Goa and Bihar, and it is a protected species under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act. It is also listed as vulnerable under the IUCN Red List. So what is wildlife or zoological diplomacy? So when the neighboring countries, especially, even this is not a strict condition, but generally when neighboring countries cooperate together in translocation or reintroduction of some species from one country to the other country, then we call it wildlife or zoological diplomacy. So it is not the first time that it would be happening.
Of course, recently we translocated cheetahs from Namibia. It was also an example of wildlife or zoological diplomacy. American bison herds were also supplemented with certain animals from Canada. Similarly, UK has also done with some European bison. Israel has also done it, and even South Africa has exported cheetah to other African countries. So the next topic is International Day of Rural Women. This topic is important for your social issues and international relations. So International Day of Rural Women is celebrated on 15th of October every year, and it focuses on gender equality and women empowerment in rural areas. It aims to highlight the achievement and contributions towards rural development and agriculture. And this year's theme is Rural Women, Key for a World Free from Hunger and Poverty. So during the 4th World Conference on Women in Beijing, China, in 1995, the UN suggested that 15th October should be celebrated as the International Day of Rural Women, but only in 2007 it was declared as the International Day of Rural Women by the UN. So the next topic is Bhasha Kendras. This topic is important for our governance section. So government has recently decided to set up language centers so that they can prepare study material and courses for each of our 22 languages of the 8th schedule of our constitution. So they will be called as Bhasha Kendras, and they will be established by the Ministry of Education's Indian Knowledge System Initiative. And they will first prepare small booklets of 100 to 200 pages, and they will be made available in Sanskrit and English also. And second, they will also enrich the designated Indian languages with modern science and social models so that they can reflect the modern day realities. And they will also develop courses at the undergraduate level. So the next topic is Wolf Warrior Diplomacy. This topic is important for your international relations. So Wolf Warrior Diplomacy is a term which has gained popularity, especially since Xi Jinping has become the president of China, and it's a tactic of the Chinese government to extend its ideology beyond China and counter the Western hegemony and also defend itself. So it is not a formal word; it's an unofficial term which is being used for Chinese diplomats because they have taken a very aggressive and confrontational style of communication since Xi Jinping has assumed power. So it is based on a 2015 Chinese action film, which was also titled Wolf Warrior. And what is the need for Wolf Warrior diplomacy? Because Xi Jinping has its own style of working. So that's why this kind of diplomacy has emerged in China. China-US relations have been deteriorating. So China has the compulsion of countering the Western hegemony. Also, there were certain accusations regarding the coronavirus pandemic origins. So China has taken a confrontational approach to it. So the next topic is fish production. This topic is important for our economy or agriculture section. So Union Minister of State for Fisheries has said that India stands third in the world in terms of fish production, and India is also the second largest aquaculture nation in the world after China. And we are witnessing a very important change. Earlier we were dependent on marine dominated fisheries, but now the inland fisheries, the fisheries derived from local rivers, ponds, etc., constitute the major portion of our fisheries production. So for that, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was also announced by the government last year, and it aims to bring blue revolution in the fisheries sector. Department of Fisheries is implementing this scheme. It has two separate components: central sector scheme and centrally sponsored scheme. They are also segregated into beneficiary oriented and non-beneficiary oriented schemes. The farmers or the fishermen, the fisher folk are given certain benefits. This is a beneficiary oriented scheme, but in case the clustered ecosystem of fisheries is developed, there is no particular beneficiary, so that is a non-beneficiary oriented scheme. So the next topic is Dr. Dilip Mahalanobis. So this topic is important for your science and tech section. So oral rehydration solution is very popular remedy for dehydration. We all know that, but we do not know that who founded it. So Dr. Dilip Mahalanobis, who founded it, has recently passed away at a Kolkata hospital. But it is an irony that neither the Western governments nor even the Indian government or even the WHO acknowledged his contribution. And he was only awarded the Pollen Prize by Columbia University in 2002. But we have failed collectively to recognize his contribution, which has saved a lot of children and even people who were earlier dying from dehydration.
So during his working at the refugee camps in 1971 Bangladesh Liberation War, he came up with this concept of ORS because he observed that a solution of sugar and salt could increasingly absorb the water in the body, and it could save lives during dehydration, to prevent dehydration. So that's why he started working on it, and through this particular research, he founded the oral rehydration solution that we commonly use today. So the next topic is National Consumer Disputes Resolution Commission. This topic is important for your governance section. So in the past 3.5 months, consumer commissions across the country have disposed of almost 68,000 plus cases. So it has brought down pendency by nearly 11%. So it's a quasi-judicial commission. It was set up in 1988 under the Consumer Protection Act. It is headed by a sitting retired judge of the Supreme Court, and under Section 21 of the Consumer Protection Act, a complaint which values more than 1 crore can be addressed by the NCDRC, and any appeal against their orders can be made to the Supreme Court of India within a period of 30 days. So while we're discussing it, let us also see Consumer Protection Act, which recognizes offences such as providing false information regarding the quality or quantity of a good or service, and even misleading advertisements. So it provides certain rights to the consumers, and it also punishes the producers in case the goods are found to be dangerous, hazardous, and unsafe. So the next topic is Secure Himalayas project. This topic is important for your environment section. It is a very offbeat topic, so you can expect a question regarding this topic, and it is expected that UPSC and even state exams can ask such offbeat questions. So Union Environment Ministry, in association with United Nations Development Program, has been implementing this Secure Himalaya project to conserve the habitats of snow leopards. It is funded by the Global Environment Facility, and the government is aiming to conserve the habitat of snow leopard. This project was launched in 2017, and apart from just conserving the snow leopards, it is not. The government has realized that it is not enough. So for that, the communities which live around the habitats of snow leopard has also to be conserved, and sustainable community livelihoods must be secured so that the conservation of snow leopards can be effectively managed. So there are these are the areas where this project is being implemented. And what is Global Environment Facility? It's a multilateral financial mechanism which provides grants to developing countries so that projects which benefit global environment and promote sustainable livelihoods can be funded. And this was actually set up as a fund under World Bank in 1991, but in 1992 at the Rio Earth Summit, GEF was moved out of the World Bank system to become a permanent separate institution. But since 1994, World Bank is serving as the trustee of GEF Trust Fund. And this GEF is a facility based in Washington, D.C., United States. So these are the designated focal areas under which if the projects are being envisioned by the developing countries, then GEF comes into picture and they start funding it, of course, if asked. So GEF also serves as a financial mechanism for several of the treaties or systems that currently exist in the field of environment and climate change. So Convention on Biological Diversity, UNFCCC, Stockholm Convention, Minamata Convention on Mercury, all these, the financial mechanisms of all these conventions is taken care by GEF. So the next topic is mock meat. This topic is important for your environment and social issues also. So recently a meat company, a very famous meat company, Licious, have started marketing the mock chicken or mock mutton under their new brand. So mock chicken basically means a plant-based meat. So it is not actually meat, but made in such a way from plant-based products that it looks like meat and it even tastes like meat. Okay, so it can the meat, seafood, eggs, and even milk products which are generally derived from animals, they can be mimicked into using the plant-based products. You already know that dairy products, you may have even eaten ice creams which were not made from milk but from almond milk, oat milk, coconut milk, or even rice milk. Okay, similarly the same concept is applying to meat also, and because animal meat also contains those nutrition which are found in plants, so it is using mechanical or biological treatment of such ingredients, you can mimic plant meat, you can mimic mock meat. And
But the challenge lies in replication of muscle tissues, because plants do not have such muscle tissues. So the arrangement, this unique arrangement of proteins, makes it difficult to mimic the muscle or muscle tissue. So that's why you may have seen plant-based mutton samosas, kebab, or keema is still easy to make, but it is difficult to make whole cut of animal meat using the plant products. So the next topic is Omicron subvariant BF7. This topic is important for your science and tech section. Okay, so Gujarat Biotechnology Research Center has recently detected the first case of Omicron subvariant BF7 in India. This variant was founded in or first detected in northwest China, and this is now spreading to US, UK, Australia, and Belgium. And it's a subvariant of Omicron BA5, and because it is a subvariant of Omicron which was already evasive of immunity, this subvariant is even more enhanced. This variant has even more enhanced immunity evasion capabilities. So this would be able to evade our vaccination or previous COVID infection derived immunities. The symptoms are similar to the other subvariants of Omicron, so which is headache, persistent cough, changes in smell, sense of smell, chest pain, etc. So this variant has also been found in India now. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.